हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं जयवीर बिष्ट आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मस्ती और साइंस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं कक्षा 9 अध्याय 6 रेखाएं और कोणों के बारे में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे रेखाएं और कोणों के बारे में। रेखाएं क्या हैं और कोण क्या हैं, कोण कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि उसके बाद आप वीडियो में खो जाएंगे। तो इसलिए आवश्यक है कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार के अन्य वीडियो भी आपको प्राप्त होती रहें। तो आइए जानते हैं रेखाओं के बारे में। अब सर्वप्रथम बात करते हैं, जैसे कि पाठ का नाम है रेखाएं और कोण। तो रेखा किसे कहते हैं, कि रेखा होती क्या है आखिर। तो हम रेखा के बारे में जानेंगे कि एक ऐसी लकीर जिसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पता नहीं होता है, इसे दोनों तरफ जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ध्यान देंगे कि लिखा हुआ कि एक ऐसी लकीर यानी सीधी, ठीक है, सीधा होना चाहिए। इस प्रकार से होता है कि जिसको हम दोनों तरफ, उसके दाईं तरफ भी और इधर बाईं तरफ भी और इधर दाईं तरफ भी जितना चाहे उतना आगे बढ़ा सकते हैं। इसका कोई भी प्रारंभिक या अंतिम बिंदु नहीं होता कि हम ये कहें कि ये रेखा है, यहाँ से प्रारंभ हुई, यहाँ से इसका अंत हुआ। तो ऐसा कुछ नहीं। इस तरफ भी जितना चाहे उतना आप बढ़ा सकते हैं और इस तरफ भी आप जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। इसका कोई प्रारंभिक और अंतिम बिंदु नहीं होता है। तो इस तरह की जो भी रचनाएं हमारे पास होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे हम जानते हैं रेखाखंड के बारे में। रेखाखंड, अभी हमने जो जाना है वो रेखा है। अब इसके बाद बात करते हैं रेखाखंड की। ठीक है, तो आइए देखते हैं रेखाखंड। एक रेखा का वह भाग जिसके प्रारंभिक और अंत बिंदु होते हैं रेखाखंड कहलाता है। यानी फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि अभी हमने रेखा के बारे में पढ़ा कि ऐसी एक लकीर है या ऐसा वो है जिसके प्रारंभिक और अंतिम बिंदु नहीं होते हैं। इनको दोनों दिशाओं में अनंत रूप से आगे और पीछे क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, दाएं दिशा में भी और बाएं दिशा में भी। अब रेखाखंड की बात करते हैं कि रेखा का वह भाग जिसके प्रारंभिक और अंत बिंदु होते हैं, यानी कहाँ से शुरू हुआ। तो माना हमने कहा कि ये इस बिंदु से, बिंदु ए से प्रारंभ हुआ है, बिंदु ए से शुरू हुआ है और बिंदु बी इसका अंतिम बिंदु है। तो इस प्रकार इसको हम क्या कहते हैं, एक रेखाखंड कहते हैं। यानी किसी रेखा का, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी रेखा का वह भाग जिसको हम माप सकते हैं कि बीच में दो बिंदु हो, यहाँ से यहाँ है और इसकी हम बीच की जो लंबाई है इसको हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं कि ये कितनी सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। इस तरह की जब भी हम प्रोसेस करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। तो ये हमारा रेखाखंड हुआ। यानी उसका रेखाखंड का ये ज़रूरी है कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु हो। अब इसको, अगर ये हमारे पास सपोज ये रेखा होती है कि ये रेखा थी हमारे पास पूरी, तो हम इस रेखा के बीच से क्या किया, हमने इसके बीच से एक बिंदु इधर से ए ले लिया और इधर से बी ले लिया। तो ये बीच वाला भाग क्या है, हमारा एक रेखाखंड कहलाएगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ से फिर एक बिंदु ले लिया, यहाँ सी लिख लिया, तो ये बी सी भी हमारे पास एक क्या है, रेखाखंड है। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं रेखाखंड की, बी से प्रारंभ हुआ और सी तक समाप्त हो गया, तो ये रेखाखंड कहलाते हैं। अब अगली बात करते हैं हम किरण की। किरण या किरण है या किरण, किरण हमने देखी है, सूर्य से आने वाली, किसी भी प्रकाश स्रोत से आने वाली जो प्रकाश पुंज होता है वो किरणों के रूप में आता है। तो किरण होती क्या है कि जिस तरह से हमने रेखाखंड के बारे में पढ़ा कि इसका एक प्रारंभिक और अंतिम बिंदु होता है, लेकिन किरण की क्या विशेषता है कि इसका प्रारंभिक बिंदु होता है।
कि वह रेखा जिसका प्रारंभिक बिंदु होता है लेकिन अंतिम बिंदु नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। यानी यहाँ से प्रारंभ हो रहा है, ये ए है और यहाँ से प्रारंभ हो रहा है लेकिन इसका अंतिम बिंदु ना हो, जो इस तरह से हो, और प्रारंभ ही प्रारंभ बिंदु हो, तो इसको हम कहते हैं किरण। इसको कहते हैं हम किरण कहते हैं। जैसे टॉर्च सभी ने देखा होगा कि टॉर्च से, अगर हमारे पास टॉर्च है और टॉर्च से प्रकाश पुंज निकलता है, जब हम टॉर्च को ऑन करते हैं तो इस टॉर्च से क्या होता है, किरणें निकलती हैं। ठीक है, किरणें निकलती हैं, प्रकाश पुंज निकलता है इससे, किस तरह से प्रकाश निकलता है। टॉर्च है हमारे पास, जब हम टॉर्च को ऑन करते हैं स्विच के माध्यम से तो इस तरह से प्रकाश किरणें निकलती हैं ये, तो इनको हम कहते हैं किरण। इसका प्रारंभिक बिंदु तो है कि ये इस टॉर्च के इस बिंदु से प्रारंभ हो रही हैं, लेकिन इसका अंतिम बिंदु नहीं होता है कि ये कहाँ पे समाप्त हो रही हैं। इस चीज़ का हमें डायरेक्टली पता नहीं चल पाता है। तो इस प्रकार के जब भी प्रोसेस होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। कि रेखा का वह भाग जिसका प्रारंभिक बिंदु हो और यानी जहाँ से वो निकल रहा है, ठीक है, वो बिंदु हमें ज्ञात, यहाँ से प्रारंभ हो रहा है ये बिंदु हमें पता हो और अंतिम बिंदु ना हो, प्रारंभिक हो, तो इस प्रकार की जो हैं उसको हम किरण कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है संरेख बिंदु की। संरेख बिंदु, संरेख बिंदु के बिंदु के बारे में हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। अब संरेख बिंदु क्या होते हैं। संरेख, सन का मतलब है एक ही और रेख का मतलब है रेखा पर होना। इन शब्दों का अगर हम अर्थ निकालें तो एक ही रेखा पर होना, संरेख बिंदु। तो जब तीन या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर उपस्थित हों, जब तीन या अधिक बिंदु, तीन या तीन से अधिक बिंदु जिन्हें कहते हैं, तीन या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर उपस्थित हो तो उन्हें संरेख बिंदु कहते हैं। उनको क्या कहते हैं, संरेख बिंदु कहते हैं, उनको संरेख बिंदु कहते हैं। एक ही रेखा पे होने का मतलब कि माना ये हमारे पास एक सीधी रेखा है, ठीक है, ये भी एक लाइन है, सीधी रेखा है, और एक बिंदु इस रेखा पे यहाँ पे उपस्थित है, दूसरा यहाँ पे उपस्थित है और तीसरा यहाँ पे उपस्थित है। जब इस प्रकार की स्थिति आती है कि मान ये हमारे पास एक रेखा थी और इस पे तीन बिंदु इस प्रकार से अगर उपस्थित हैं, ये तीन बिंदु हैं कि ए, दूसरा बिंदु बी और तीसरा बिंदु सी, इस प्रकार की स्थिति की एक सीधी रेखा है, इस पे तीन बिंदु ए बी सी हैं। तो इस प्रकार की जब स्थिति आती है तो इसको हम कहते हैं संरेख बिंदु। इन बिंदुओं को हम कहते हैं संरेख बिंदु। एक ही रेखा पर उपस्थित, मिनिमम कम से कम तीन बिंदु होने चाहिए, तो या तीन से अधिक हों तो तब भी हम उनको क्या कहेंगे, एक ही रेखा पर अगर उपस्थित हैं तो वो संरेख बिंदु होंगे। दूसरी बात आती है असंरेख बिंदु की। असंरेख बिंदु कि जब तीन बिंदु एक ही रेखा पर उपस्थित ना हो तो उनको असंरेख बिंदु कहते हैं। ठीक है, जब तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर उपस्थित ना हो तो उनको असंरेख बिंदु कहते हैं। कि हमारे पास ये एक रेखा थी और ए और बी बिंदु इस रेखा खंड पे हैं, ये इस रेखा पे हैं, और जो हमारा सी है वो यहाँ है। तो इस प्रकार की स्थिति जब भी आती है तो इसको असंरेख बिंदु कहते हैं। कि तीन रेखाएं, कम से कम तीन बिंदु एक रेखा पे होनी चाहिए थी तब संरेख होगा। अब इसमें क्या है कि दो बिंदु हैं, तीसरा नहीं है, तो इस प्रकार की स्थिति जब भी आती है तो इसको कहते हैं असंरेख बिंदु। ये कहलाते हैं हमारे असंरेख बिंदु। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कोण की, कि कोण किसे कहते हैं। हम कोणों के बारे में हमने पढ़ा भी है और कोण होते क्या हैं इनकी परिभाषा एक बार फिर से जान लेंगे। कि जब दो किरणें इस प्रकार से निकलती हैं कि उनका प्रारंभिक बिंदु एक उभयनिष्ठ हो, कि एक किरण यहाँ से ये निकली इस प्रकार से और दूसरी किरण यहीं से इस प्रकार से निकल रही है, एक ही बिंदु है दोनों का,
प्रारंभिक बिंदु जहाँ से ये शुरू हो रही है, इनका जो अंत बिंदु है वो एक ही बिंदु है, एक ही उद्गम स्थल है इनका। तो इस प्रकार से इन दोनों के बीच का ये बनने वाला जो भाग है इसको हम कोण कहते हैं। ठीक है, ये कोण कहलाता है, इसको हम कोण कहते हैं। और जिन दो किरणों के द्वारा, कि हमारे पास पहली किरण हमने कहा इसका नाम दे दिया कि ओ था, प्रारंभ बिंदु ओ से ये निकल रही हैं, ये किरण ओ ए किरण है और ये किरण ओ बी किरण है। ये दो किरणें हो गई, एक किरण ओ बी है और दूसरी किरण ओ ए है। तो इन किरणों के बीच का जो ये भाग है इसको हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। ठीक है, और जिन दो किरणों से मिलकर ये बन रहा है इनको हम कोण की भुजाएं कहते हैं। ये कोण की क्या होगी, भुजाएं होगी। ओ ए और ओ बी क्या है, कोण की भुजा है, जिनको हम साइड कहते हैं, ये भुजाएं हैं। ठीक है, एक ये है और एक ये, एक दूसरे पे ये झुके हुए हैं। और इस प्रकार की स्थिति जब भी आती है तो बीच वाला हमारा क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। और जिस स्रोत से ये निकल रहे हैं, ये इनका उभयनिष्ठ बिंदु है, इस उभयनिष्ठ बिंदु को हम शीर्ष कहते हैं। ये हमारा क्या कहलाता है, शीर्ष, यानी वर्टेक्स हम इसको कहते हैं। ये शीर्ष कहलाता है, कोण का शीर्ष होता है। ठीक है, इसको शीर्ष कहते हैं। ये आपकी रेखाएं ओ ए और ओ बी कोण की भुजाएं हो गई हैं। और ये बीच का ओ ए और ओ बी के बीच का जो ये झुकाव है एक दूसरे की तरफ, इसको हम कहते हैं कोण। ठीक है, अब बात करते हैं कोणों के प्रकार की। कोणों के प्रकार की, कोणों के प्रकार। तो कोणों के अगर हम बात करें तो पहला है हमारे पास न्यून कोण, दूसरा समकोण, तीसरा अधिक कोण, चौथा ऋजु कोण, या दूसरे शब्दों में उसको सरल कोण भी कहते हैं, सरल कोण। अगला कोण हमारे पास है प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण। और अंतिम कोण की बात करें संपूर्ण कोण। और इसके अलावा आसन कोणों के आधार पे या दो कोणों के योग के आधार पे भी हमारे पास कोणों का प्रकार होता है। एक को हम कहते हैं पूरक कोण, पूरक कोण, और दूसरे को कहते हैं समपूरक कोण, पूरक कोण और समपूरक कोण। तो ये इस तरह से हमारे पास कोणों के प्रकार, न्यून कोण हो गया, समकोण है, अधिक कोण है, ऋजु कोण या सरल कोण है, प्रतिवर्ती कोण है, संपूर्ण कोण है, पूरक कोण है और समपूरक कोण है। अब बात करते हैं हम, जो सबसे पहला हमारे पास है न्यून कोण। न्यून कोण, बात करते हैं न्यून कोण की। ठीक है, तो परिभाषा क्या होगी, ऐसा कोण जिसका मान 0 अंश से अधिक तथा 90 अंश से कम हो न्यून कोण कहलाता है। जो मान है वो 0 से तो अधिक होना चाहिए लेकिन 90 से कम होना चाहिए। 90 से कम यानी कि 90 से कम की अगर बात करते हैं तो 90 से कम क्या आता है, ये आता है 89। ठीक है, 92 कम एक, तो ये कोण, अगर ये कोण भी है तो ये भी हमारा न्यून कोण कहलाएगा। इससे 90 से नीचे छोटे जितने भी कोण हैं, तो इस तरह से जैसे कि हमारे पास 35 अंश का ये कोण बना है तो ये हमारा न्यून कोण है, 75 अंश का कोण बना है तो न्यून कोण है। 0 से अधिक या तो ये 2 3 4 5 6 7 और लास्ट कहाँ तक के 89 तक के जो कोण हैं, इन कोणों को हम क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। ये सारे के सारे कोण न्यून कोण के अंतर्गत आते हैं। अगर इनके बीच में 0 से अधिक और 90 से कम के बीच में जिन भी कोणों का मान आता है वो सारे के सारे कोण हमारे न्यून कोण कहलाते हैं।
अब बात आती है समकोण की। समकोण तो ठीक 90 अंश वाले कोण को हम क्या कहते हैं? समकोण। तो जिस कोण का मान 90 अंश होता है समकोण कहलाता है। तो समकोण है कि जिस कोण का मान ठीक 90 अंश होता है समकोण कहलाता है। समकोण का मतलब कि एक रेखा हमारे पास अगर इस तरह क्षैतिज रेखा है, सीधी क्षैतिज रेखा, अच्छा है, तो इस तरह की अगर स्थिति हमारे पास आती तो इस कोण को हम 90 अंश कहते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। ये देख सकते हैं आप, ठीक, यहाँ पे बनने वाला कोण कितने का होना चाहिए? 90 अंश का। अगर 90 अंश है तो इसको हम क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज, समकोण कहेंगे। ठीक है, सब 90 अंश का जो कोण है वो समकोण कहलाता है। अब बात करते हैं अधिक कोण की, कि 90 अंश से बड़े व 180 अंश से छोटे कोणों को अधिक कोण कहते हैं। यानी 90 अंश से बड़ा उनका मान, 90 अंश से जितने भी कोण है, 91 अंश का है, 92 अंश का है, कितने भी है, 90 से बड़ा होना चाहिए और 180 अंश से छोटा होना चाहिए। ठीक है, 180 अंश से छोटा। तो 179 अंश का भी अगर कोण है तो वो हमारा क्या कहलाता है? अधिक कोण कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे कोण बनाया गया है 120 अंश का। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे पास अधिक कोण है। अब आगे बढ़ते हैं ऋजु कोण या सरल कोण। बात करते हैं ऋजु कोण या सरल कोण की। तो ठीक 180 अंश के कोण को ऋजु कोण या सरल कोण कहते हैं। कि ऐसा कोण जिस कोण का मान ठीक कितना हो, 180 अंश हो, उसको हम ऋजु कोण या सरल कोण कहते हैं। तो ये देख सकते हैं कि दो रेखाएं, एक रेखा इधर को OA है और दूसरी रेखा OB है। तो एक दूसरे के ठीक अपोजिट विपरीत दिशा में जा रहा है, ये इधर को और ये इधर को। तो यहाँ पे जो इन दोनों रेखाओं के बीच का जो झुकाव है वो कितना है? ये 180 अंश है। तो इस प्रकार के कोण को हम क्या कहते हैं? सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं। प्रतिवर्ती कोण कि 180 अंश से अधिक यानी बड़ा व 360 अंश से कम यानी छोटा माप वाले कोणों को प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। यानी वो कोण जिनका मान 180 अंश से बड़ा हो, यानी 181 अंश से जो शुरू हो, और जिनका जो मान है वो 360 अंश से कम हो। तो 360 का मतलब है 359 अंश तक के जो ये कोण होते हैं ये हमारे सारे के सारे प्रतिवर्ती कोण कहलाते हैं। इनका जो झुकाव है इस तरह से बाहर से होगा, अंदर की तरफ नहीं। तो इस प्रकार के जितने भी कोण हैं उन कोणों को हम प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। समझ गए? तो इस तरह से ये प्रतिवर्ती कोण हो गया है। अब बात करते हैं संपूर्ण कोण की। तो ठीक 360 अंश के कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं। यानी अगर हमारे पास एक बिंदु है और इसके चारों ओर बनने वाला जो पूरा एक गोला होता है ये 360 अंश का कोण बनाता है। ठीक है, कि अगर हमने कहा कि ये है, ये सीधी एक दो रेखाएं हैं, तो 180 अंश इसके ऊपर, 180 अंश इसके नीचे, तो ये पूरा का पूरा जो 360 अंश का कोण बनता है, इस पूरे 360 अंश के कोण को हम क्या कहते हैं? संपूर्ण कोण कहते हैं। और इस कोण का मान होता है 360 अंश। ठीक, 360 अंश के कोण को हम क्या कहते हैं? संपूर्ण कोण कहते हैं। अब बात करते हैं हम पूरक कोण की। तो वे दो कोण जिनका योग एक समकोण यानी 90 अंश हो तो वे कोण पूरक कोण कहलाते हैं। ना हमारे पास ऐसे दो कोण होने चाहिए जिन दो कोणों का योग कितना हो? एक समकोण हो। ठीक, 90 अंश हो तो वे कोण पूरक कोण कहलाते हैं। कि माना कि पहला कोण अगर हमारे पास 60 अंश का था तो दूसरा कोण कितने अंश का होना चाहिए? प्लस 30 अंश। इन दोनों का योग कितना होना चाहिए? 90 अंश होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी कोण, दो कोणों को मिला के अगर उन दोनों कोणों का योग 90 अंश है तो वो दोनों कोण पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे 60 अंश का पूरक कोण 30 अंश है और 30 अंश का पूरक कोण 60 अंश है, क्योंकि इन दोनों का योग कितना है? 90 अंश है। तो ऐसे जितने भी हैं, जैसे हमने कहा 50 अंश धन 40 अंश बराबर कितना हो गया? 90 अंश हो गया। तो ये भी एक दूसरे के पूरक कोण हैं। तो पूरक कोणों को समझ गए फ्रेंड्स कि वे दो कोण जिन दो कोणों का योग ठीक कितना अंश हो? 90 अंश हो, वे दोनों कोण पूरक कोण कहलाते हैं। तो इनको हम पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, ऐसे केवल 60 और 30 की हम बात नहीं कर रहे हैं, 50 और 40 की नहीं कर रहे, जितने भी जिनको भी जोड़ के 90 अंश आए, 45 45 90 है। ठीक, हमने कहा 70 और
20 अंश, 70 अंश से 1 हो गया, 20 अंश से 1 हो गया, इन दोनों को जोड़ के फिर 90 अंश। तो ऐसे जितने भी दो कोणों का योग कितना आए 90 अंश, तो वो एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। अगर पूछा जाए कि 70 अंश का पूरा कोण क्या है, तो 20 अंश है, ठीक है, क्योंकि 70 में 20 जोड़ के 90 हो रहा। 50 अंश का पूरा कोण 40 है, 40 का पूरक 50 है, 60 का पूरक 30 है, 30 का पूरक 60 है, इन दोनों को जोड़ के क्योंकि 90 हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा पूरक कोण है। और फ्रेंड्स बात करते हैं समपूरक कोण की। तो ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश या दो समकोण हो समपूरक कोण कहलाते हैं। दो कोण, इनमें भी दो कोण, जैसे कि पूरक कोणों में दो कोण था, ऐसे ही समपूरक कोणों में दो कोण। लेकिन यहाँ पे विशेषता है कि यहाँ पे इन दोनों कोणों का योग कितना आना चाहिए, 180 अंश। जैसे पहला कोण अगर 100 अंश का है तो दूसरा कितने का होना चाहिए, 80 अंश का। तब जाके इन दोनों कोणों का योग कितना आएगा, 180 अंश आएगा। तो इस प्रकार के जितने भी कोण हैं कि उनका 120 अंश धन हमने 60 अंश ले लिया, इन दोनों का कोण योग भी कितना 180 अंश है। या 90 अंश धन 90 अंश हमने ले लिया है, तो इन दोनों कोणों का योग भी कितना है, 180 अंश। तो ऐसे जितने भी कोण, जिन दो कोणों का योग 180 अंश आता है, वो दोनों कोण हमारे क्या कहलाते हैं, संपूरक कोण कहलाते हैं। वो एक दूसरे के संपूरक होते हैं कि 100 का संपूरक 80 होता है, 120 का संपूरक 60 है, 60 का संपूरक 120 है। तो इस प्रकार की हम इनमें क्या कर लेते हैं, क्रिया कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो पसंद आए और अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट भी करते रहें। साथ ही अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और फ्रेंड्स बताना चाहूँगा कि ये कोणों की जानकारियाँ आपके केवल यहीं तक सीमित नहीं हैं। ये चाहे आप किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं या आने वाले सत्र में आप अपनी लाइफ में कुछ भी करना चाहेंगे, तो मैथ्स के इन चीज़ों का आपका जीवन भर प्रयोग होगा। कहीं ना कहीं आपको इनका प्रयोग करना ही पड़ेगा। आप चाहे पॉली के क्षेत्र में जाते हो मैथ्स के साथ, बीटेक के क्षेत्र में जाते हो, कहीं भी अगर आप जाते हो तो इसकी आपको क्या है, आवश्यकता पड़ने वाली है। तो फ्रेंड्स इसको अच्छी तरह से जान लेंगे। और जो हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है त्रिभुजों की जानकारी, उसमें भी हमें त्रिभुजों के लिए भी इन्हीं चीज़ों की, क्या कोणों की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।